प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्नों का पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए और लास्ट में बताइएगा कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही सही आंसर लगाते चलो। सूर सागर के कवि कौन है? अब आपको बताना है कि सूर सागर के कवि कौन है, कबीरदास, तुलसीदास, जयसी या फिर सूरदास। तो आपको पता होना चाहिए कि सूरदास के कवि, सूर सागर के कवि का नाम है सूरदास, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? भाई बहुत आसान सा सवाल है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है और इसके वक्ता का नाम है भाई जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है और उसको देने वाले का नाम है जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? अब आपको बताना है भाई बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो आपको पता होगा ललित निबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, जिसका कि जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। याद रखिएगा, और जिसके माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। अब आपको बताना है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? गांव का घर की रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये साकेत जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है और हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है। दोनों सबको याद रखना। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर क्या है भाई? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या फिर व्यंग्य है? तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है राष्ट्र कवि दिनकर जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रगीत और समाज किसकी रचना? प्रगीत और समाज जो रचना है वो किसकी है? तो प्रगीत और समाज निबंध है जिसके लेखक का नाम है नामवर सिंह, यानी कि 6 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, तिरीच कहानी के रचनाकार कौन है? भाई तिरीच एक प्रकार का कहानी है और जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, यानी कि 7 का बी राइट आंसर है। याद रखना, जय कृष्णमूर्ति की रचनाकार का नाम है शिक्षा जो है जय कृष्णमूर्ति की रचना है। मोहन राकेश सिपाही की मां के रचनाकार है और अज्ञे जी रोज कहानी के रचनाकार है। याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, भाई बताओ सही जवाब क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना का नाम है जूठन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोज पाठ के लेखक का नाम है अज्ञे, सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना और शिक्षा जय कृष्णमूर्ति की रचना, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति की रचना है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम है मलियज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र जो कि ऐतिहासिक पत्र है और भगत सिंह की रचना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भगत सिंह ने सुखदेव के नाम पर पत्र लिखा था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा भाई जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, निबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, जय कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन सी रचना? जय कृष्णमूर्ति की, भाई जय कृष्णमूर्ति की रचना अभी तो मैंने बताया, शिक्षा जो है शिक्षा शास्त्र जय कृष्णमूर्ति की रचना, यानी कि 12 का डी इज द करेक्ट आंसर। मात्र 40 ऑब्जेक्टिव है भाई, अच्छे से याद करते चलो और हमारे साथ लास्ट तक बने रहो। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं, करबक के रचयिता कौन है? करबक भाई एक प्रकार का कविता है, रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो है ये इसका रचना का नाम है पद, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, साहित्य लहरी किसकी रचना? 14 का सही जवाब आप लगाओ, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो 14 का सही जवाब मैं बता दूं, सूरदास की रचना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुलसीदास। क्या? तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का बी इज द करेक्ट आंसर, 15 का बी लगा लो, सही जवाब है। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक भाई भूषण की रचना है। क्या? भूषण की रचना, यानी कि 16 का बी हमारा सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद भाई किस
किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? छायावादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना? पुत्र वियोग भाई कविता जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक जो है ये रघुवीर साय की रचना है। रोजपाठ जो ये अज्ञे की रचना है। और मुक्तिबोध की कौन सी है भाई? लगा लो अच्छे से और अच्छे से याद भी करते चलो। चलिए 19 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध। अभी तो मैंने बताया मुक्तिबोध की जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, इसको याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर साय का भाई लखनऊ उत्तर प्रदेश कहां है? लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सही जवाब है। 21 नंबर सवाल को देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किसकी रचना? प्यारे नन्हे बेटे को की रचना कौन सा है भाई? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो लोहा जो है कर्म का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अच्छे से याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल देखते हैं। हार जीत के रचनाकार कौन है? हार जीत जो है ये इसके लेखक का नाम है कौन सा? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे बीच। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची क्या होगा भाई? 24 का सही जवाब लगाओ तो तुरंत सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे से याद कर लो आपसे भी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। वन में चरने वाला कहलाता है। वन में चरने वाला कहलाता है वनचर, यानी कि सी सही जवाब है। ऑप्शन सी लगा लो, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? 26 का तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदुर कहां है? ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? 27 का सही जवाब बताओ तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। मनवंतर का संधि विच्छेद मनु जोड़ अंतर कहां है? मनु जोड़ अंतर, यानी कि 28 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? षड जोड़ दर्शन कहां है? 29 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। जगदम्बा का संधि विच्छेद है जगत धन अंबा, कौन सा भाई? जगत अंबा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। नयन का संधि विच्छेद है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 31 का सही जवाब आप लगाओ, ने जोर अन हो जाएगा, अन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का लगा लो। ओके चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। भरपेट में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग पूछा गया है। मैंने बताया था कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो पेट जो है ये शब्द हो जाएगा और भर इसमें उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा जोड़ तन, पूरा हमारा उपसर्ग है और तन जो है ये शब्द है, याद रखिएगा आपसे भी। 34 नंबर सवाल को देखते हैं। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? चचेरा में प्रत्यय पूछा गया है। चच धन एरा, एरा हमारा प्रत्यय भाई लास्ट में लगा है और चच एक शब्द है, याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल देखते हैं। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय? टिक जोड़ आऊ, आऊ में कौन सा है भाई? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्रत्यय पूछा गया लास्ट में लगा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं आपके सामने। आरंभ का विलोम है, आरंभ का उल्टा क्या होगा? तो आरंभ का जो विलोम होता है वो होता है अंत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भाई अभी एग्जाम का बहुत ही नजदीक टाइम बचा है, बस इसमें जितना चाहे रिवीजन कर सको, अच्छे से याद भी करते चलो। ओके चलिए 37 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। अधम का विलोम है, अधम का विलोम क्या होगा? तो उत्तम हो जाएगा, अधम का विलोम उत्तम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखते हैं। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द, आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो 38 का सही जवाब मैं बता दूं, शुष्क कहां है? ऑप्शन ए में दिया गया, 38 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 39 नंबर सवाल क्यों बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। क्या? जिज्ञासु बोलते हैं। और जो जानना चाहते हैं आप उसको हम लोग जिज्ञासा बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो, आप हो गए जिज्ञासु, और जो पढ़ना चाहते हैं वो हो गया जिज्ञासा आपकी, याद रखिएगा। चलिए तो 40 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। जो मापने में समर्थ हो, क्या? जो मापने में समर्थ हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है मापदंड। 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 40 का सी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप खूब मेहनत करिएगा क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम टाइम बचा है। इसी में भाई ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जितना पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है उसको अच्छे से रिवीजन भी कर लो। नया कम पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराना याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। ओके मिलते हैं अगले क्लास में।